नमस्कार। इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 25 और 26 जून की रात भारत में हमेशा याद रखी जाएगी। आज़ादी के बाद का जो दौर है उसमें इस तारीख का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत अहम ये तारीख है। इसलिए क्योंकि 1975 में इसी दिन भारत में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आज भी इमरजेंसी के दिन को क्यों याद किया जा सकता है, इसकी प्रासंगिकता दरअसल क्या है और क्यों हमें बार बार इस तारीख को याद करना पड़ता है, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। आपातकाल का विषय इतना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि आज भी, आज के संदर्भ में भी है ये, आज भी इसको याद करने की जरूरत है क्या? आपातकाल की घटना देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और 75 का वो समय था और सारे देश भर में कांग्रेस की सरकारों के प्रति लोगों में एक जन आक्रोश था। गुजरात में एक बड़ा आंदोलन होकर के चुका था चिमन भाई पटेल की सरकार के विरोध में, फिर बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश जी सामने आए थे। भ्रष्टाचार, लोगों के विकास के कार्य न होना, एक ऐसे अहम मुद्दे थे कि लोकनायक जयप्रकाश जो राजनीति से बहुत दूर जा चुके थे, उनको लगा कि जनता का नेतृत्व करना चाहिए। वे फिर से आए सामने, लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे खड़े हो गए। लोगों को लगा हाँ, कोई अच्छा नेतृत्व हमारे सामने आया है। और पटना में जो बड़ा भारी आंदोलन हुआ उससे सरकार थोड़ा सा परेशान हुई। लेकिन बड़ी परेशानी तब आई जब इलाहाबाद में उच्च न्यायालय ने इंदिरा जी के और लोकसभा चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया। उसमें ऐसे और कारण निकले जो कि असंवैधानिक थे। इंदिरा जी ने अपने चुनाव जीतने के लिए ऐसे कुछ असंवैधानिक साधनों का उपयोग किया था, उनका चुनाव निरस्त घोषित हो गया। तो सारे कांग्रेस में घबराहट हुई और उन्हें अप्रत्याशित रूप से देश में आपातकाल घोषित किया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको दोबारा चुनाव में जाना चाहिए था। अगर उनको अनुमति मिलती तो वे सर्वोच्च न्यायालय में जाती। वो न करके असंवैधानिक रूप से देश में आपातकाल की घोषणा की। अप्रत्याशित था, लोगों को प्रारंभ में समझ में नहीं आया क्या हुआ है। लेकिन दूसरे विरोधी दल जो थे उनके नेताओं को जेल में डालना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रतिबंधित करना, समाचार पत्रों पर भी भिन्न भिन्न प्रकार का अंकुश लगाना, इसकी किसी को और अपेक्षा नहीं थी। इसके साथ साथ जो लाखों लोगों को जेल में डाला गया, ये तो और भी बड़ा कारण था। बड़े बड़े प्राध्यापक थे, वाइस चांसलर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका कोई दोष भी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध डाला, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो काम था उनका, इस देश में कभी भी कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। क्या आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये देश, ये जो इमरजेंसी का दौर था, ये देश का सबसे एक तरह से काला अध्याय है? जिस तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों का दमन हुआ या फिर जो लोग इसके खिलाफ लड़ रहे थे, जिस तरह से उन पर दमन किया गया, क्या ऐसा आप मानते हैं अभी भी? देखिए, संविधान में भी ऐसे प्रावधान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने और तोड़ मरोड़ करके ये आपातकाल घोषित कराया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देखो संविधान सभा में अंतिम भाषणों में ये बात स्पष्ट की है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जो लोग उसको चलाने वाले हैं वो कैसे हैं ये निश्चित करेगा। अगर अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा है, अच्छे लोग नहीं हैं तो संविधान क्या करेगा। आपातकाल ने एक बार को अंबेडकर जी की उस राय को पक्का किया। आखिरकार इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का जो कार्य है वो जिम्मेदार लोगों का है। वो जिम्मेदारी में वे प्रामाणिक नहीं पाए गए आपातकाल लगाने में, और इसलिए सारा देश इसका विरोध करता है, सारे दुनिया भर में इसका विरोध हुआ। और उस आपातकाल की घटना से विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों ने भी सबक सीखा और उसका परिणाम जो निकला तुरंत चुनाव, तो कांग्रेस को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, आज के संदर्भों में अगर बात करें तो आपको लगता है आज के संदर्भों में आपातकाल में जो कुछ हुआ या आपातकाल के जो सबक थे
उसको आज भी क्या याद रखना जरूरी है? आपको लगता है कि आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता है कि हम 4 दशक बाद इस बात को याद करें कि देश में कभी आपातकाल भी लगा था? देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश हैं। कहीं कोई इतिहास में कोई भूल होती है ना, उससे सीखना चाहिए। इतिहास में होने वाली भूल को ध्यान में भी रखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो ऐसी गलती को दोबारा दोहराए नहीं। और सत्ता में कोई भी क्यों न रहे, फिर से ऐसी हिम्मत न करे। लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना ये अंततोगत्वा केवल राजनीतिक दलों का ही दायित्व नहीं है, ये सारे समाज के वो दायित्व है। समाज में और भी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, लेखक है, संपादक है, कलाकार हैं, इनकी भी तो जिम्मेदारी है। इन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए वे खड़े हों, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं उनको ठीक प्रकार से रास्ते पर लाने की कोशिश वे करें। ये केवल राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है। जब आप कहते हैं समाज को याद करके सचेत करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो सबक जो थे, जो आपातकाल से हमने सीखे, आपको लगता है वो सही मायने में, क्योंकि नई पीढ़ी, शायद आज की नई पीढ़ी, वो जो लोग 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, वो लोग शायद उनको पता भी नहीं आपातकाल का वो दौर क्या था, तो आपको लगता है वो सबक सही से हम पहुंचा पा रहे हैं नई पीढ़ी तक? हाँ, ये पहुंचाने की जिम्मेदारी तो हम सभी की है। ये बात सच है कि उस बात को 40 वर्ष लगभग हो गया। मैं उन दोनों MSc का विद्यार्थी था और मुझको जेल भेजा, हमारे साथियों को जेल भेजा। हमारा क्या अपराध था? हम जेल में गए तो हमने देखा कि 80 वर्ष के लोग भी जेल में बैठे हैं। मेरे साथ जेल में 12 साल के बच्चे भी थे। वे क्या कहीं अव्यवस्था फैला रहे थे? उनको आरोप लगाया गया कि वो टेलीफोन के तार काट रहे थे, उनको आरोप लगा के रेल को उड़ा रहे थे। ये तो गलत बात। 12 साल के बच्चे। आगरा में कलाकुंज स्टूडियो वाले सत्यनारायण गोयल, उनका बेटा संजय, मुश्किल से 12 वर्ष की उम्र थी उसकी, वो जेल में ला करके बंद कर दिया गया था। ऐसे और भी बच्चे देश भर में बंद किए गए। आप पर क्या आरोप लगाया गया था उसमें? मेरे को तो मालूम भी नहीं जी। आपको मालूम नहीं? हाँ, मेरे को चार्जशीट भी नहीं मिले कभी। हम MSc में पढ़ने वाले, हमारे साथ लॉ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, और हम तो एक स्थान पर संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए मांग कर रहे थे। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध आपने क्यों डाला है? बस हमको जेल भेजा। आरोप लगाया गया तो हम तो कहीं टेलीफोन का तार काट रहे थे। मेरे साथ जेल में एक 85 वर्ष के सज्जन थे, उनको आरोप लगा के वो टेलीफोन के खंभे पर चढ़ करके तार काट रहे थे। संभव है क्या? 85 वर्ष के बूढ़े लोग वहां जाएंगे क्या ऊपर खंभे पर? जनता को भी ध्यान में आया ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, ये अत्याचार है। लेकिन कोई भी आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ। ये भी कितना बड़ा एक चुनौती का काम है। देखिए कि लाखों लोग बिना किसी आरोप के झूठे जेल में बंद किए जाए, उनका एक एक 1.5 वर्ष से उनका बर्बाद हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में सरकार जेल में डालती है, उत्तर भी नहीं देती, तो कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं जीवित रहेंगी? सैकड़ों लोग तो बेचारे टूट गए। ये बात सच बात है। समाज में संघ के स्वयंसेवक एक भी नहीं टूटा, लेकिन सैकड़ों समाचार पत्रों ने लेख लिखना बंद कर दिया। भाई, हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वे जेल जाने को तैयार नहीं थे। बहुतों ने लिखा और जेल गए। हमेशा समाज में इतनी शक्ति नहीं रहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाएं। देखिए, ये बात भी सच है, कुछ लोग तो हमेशा खड़े होते हैं, वे हुए। और अंततोगत्वा इंदिरा जी ने आपातकाल हटाने की भी घोषणा की और संघ से प्रतिबंध भी हटाने के लिए कहा ना, तो लगाया क्यों था? ये बड़ा प्रश्न है। आपने कितना वक्त जेल में बिताया और आप उस वक्त आपके अनुभव कैसे रहे? मैं कुछ महीने के लिए जेल में रहा था। मैं आगरा जेल में था। आगरा जेल में 400 से भी अधिक हमारे स्वयंसेवक जेल में मौजूद थे, लेकिन सब प्रसन्न थे। हमारे लिए तो एक नया अनुभव था, इतने लंबे समय जेल में रहना सामूहिक रूप से। कुछ लोग कहते थे कि स्वयंसेवकों ने जेल के अंदर भी कबड्डी और शाखा लगानी चाहिए। हमारा तो प्रशिक्षण का कार्य जो बाहर चलता वो जेल में भी चलता था। वो जेल में जाने के बाद और क्या करेंगे भाई, और कहां भेजेंगे? इसलिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जेल में होने के बाद भी, जेल के और भी हमारे कैदी लोग थे वहां, उनके साथ बहुत अच्छे से प्रेम से व्यवहार करते थे। उनको भी हम पढ़ाते थे, उनको भी कुछ बातें सिखाते थे, गीता का अभ्यास कराते थे,
अच्छी कविताएं भी सिखाते थे। आज योग का अभ्यास चल रहा है, कल हम लोगों ने किया, हमने जेल के कैदियों को उन दिनों सिखाया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी हमारे संघ के स्वयंसेवक न डरे, न हिले, न भयभीत हुए। कुछ लोगों पर तो बहुत अत्याचार किए गए, इस तरह की खबर आई थी कि उनको शारीरिक रूप से बहुत उनको पीड़ा दी गई ताकि वो टूट जाएं। बहुत मारा, ये बस सच बात है, बहुत मारा। हमको तो इतना नहीं मारा, हमको तो छोटा मोटा ही गाली गलौज करके जेल भेज दिया था। लेकिन हमारे और भी साथी थे, बहुत उनके साथ मारपीट हुआ और अमानवीय हुआ, जो नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष देखते, जो संघ ने उस वक्त संघर्ष किया, संघ की भूमिका की अगर बात करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा आज की तारीख में कहते हैं कि भाई संघ क्योंकि आजादी के आंदोलन में इसका रोल नहीं था, तो इसीलिए ये एक ऐसा मूवमेंट था आजादी के बाद जिसमें संघ का सबसे बड़ा रोल था, इसलिए बार बार संघ इसको याद करता है आपातकाल के दौरान। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आजादी के समय हजारों स्वयंसेवकों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया है। स्वयं संघ के संस्थापक भी जेल में गए हैं, सत्याग्रह करके जेल में गए हैं, वे दो बार जेल में गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते से, नागरिक के नाते से जेल में गए थे। आपातकाल के समय भी एक राष्ट्रीय चुनौती सामने आई और संघ के स्वयंसेवकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जिस समय समाज भयभीत था, समाज डरा हुआ था, स्वयंसेवकों ने समाज के डर को निकाल करके हिम्मत के साथ नेतृत्व किया। वे जेल में गए और जेल में जाकर समाज के मनोबल को वहां बनाए रखा और सैकड़ों हजारों स्वयंसेवक, लाखों स्वयंसेवक ऐसे थे, जेल के बाहर रखा उनको। हम लोगों ने समाज के मनोबल को बाहर बना करके रखा। उन्होंने जो जेल में लोग चले गए उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए भी रखा। भले ही स्वयंसेवक नहीं थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के लोग थे, उनके भी लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करने में संघ के स्वयंसेवकों की बड़ी भूमिका थी। अभी आपने जैसे कहा कि भाई आपातकाल के सबक इसलिए याद रखने जरूरी है ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। अभी अडवाणी जी ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने इस तरह का कहा इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि भाई अभी भी लोकतांत्रिक शक्तियां उस तरह से मजबूत नहीं है कि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति को रोक पाए। हालांकि बाद में संघ की तरफ से बयान आया, मनमोहन वैद्य जी ने का बयान आया, उन्होंने कहा कि हमको नहीं लगता कि आज के संदर्भों में आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो ये लेके विवाद भी काफी हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उनका जो कहने का जो भाव है वो यही है कि देश में सदैव हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत रहें, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है ना वो स्वावलंबी रहें, वो मजबूत रहें। वो स्वयं अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, सरकार किसी की भी रहे, वो स्वयं विरोध करने के लिए खड़े हों, ऐसी परिस्थिति को आने न दें। उनको थोड़ा सा मन में संदेह होता है, क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मजबूत होती जा रही हैं क्या? वो आवश्यक है। ये कोई तात्कालिक कोई एक विषय नहीं है। इस देश में एक लोकतांत्रिक संस्थाएं एक मैच्योरिटी की ओर जा रही है। ये लोकतांत्रिक पद्धति जो है ना, ये धीरे धीरे मजबूत हो रही है। उनका कहना आशय है और मजबूत चाहिए। क्या देश के संपादक, देश के लेखक, देश के वकील, देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, सामाजिक अन्य संस्थाएं, कभी ऐसा प्रसंग आएगा तो हिम्मत से खड़ी होंगी? ये उनका प्रश्न है। लेकिन अडवाणी जी के लोगों ने इस संदर्भ में, आज की सरकार के संदर्भ में लोगों ने उससे जोड़कर, मीडिया ने इस तरह, आज की सरकार से कोई संबंध उनका नहीं है। ये आशय उनका नहीं है। उनके वक्तव्य का आशय सारे देश की समस्त लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक व्यवस्थितता के साथ स्थिरता आए, मजबूती आए। कोई भी प्रसंग आज नहीं 10 साल बाद भी कभी खड़ा हो तो हिम्मत से खड़े हो जाए। ऐसे प्रसंगों को आने न दें। लोकतांत्रिक व्यवस्था जब हम लोग कहते हैं, लेखक भी है, संपादक भी है, उसमें कलाकार भी है, कवि भी है, उसमें अध्यापक भी हैं, प्रधानाचार्य भी है, वाइस चांसलर्स भी हैं, उसमें वैज्ञानिक भी आएंगे, सब लोग आएंगे। अपने अपने क्षेत्र में उनको इन व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। आपको लगता है कि आज इस तरह की स्थिति यदि कभी बनती है तो उसके लिए संस्थाएं या फिर जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो इतने मजबूत हैं कि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी? मैं समझता हूं मजबूत तो है, लेकिन एक मजबूती एक ऐसा शब्द है जिसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन लोग। कैसे?
क्या देश में ऐसे लोग हैं जो ऐसा अत्याचार होगा तो हिम्मत से डटे रहेंगे? प्रश्न ये है। क्या भाई झुक तो नहीं जाएंगे? आपातकाल लगा और इंदिरा जी ने कहा थोड़ा झुक करके बैठो, लोग लेट गए। ये तो ठीक नहीं है। इंदिरा जी ने कहा थोड़ा सा धीरे धीरे चलो, लोग क्रॉलिंग करने लगे, कोहनी के बल घुटने के बल चलने लगे। ये तो ठीक नहीं है। हमारा मानना ऐसा है कि सभी संस्थाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं है। देखिए, ये समाज जीवन की प्रत्येक संस्था, वो शैक्षणिक क्षेत्र में है, वो कला के क्षेत्र में है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में है, सब मिलकर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करते हैं। केवल एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं, राजनीतिक सत्ता प्रत्यक्ष में दिखती है, लेकिन राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताओं को भी वही भाषा बोलनी चाहिए जिसको सारा समाज मिलकर के बोलता है। सारे समाज की अपेक्षा जो है, और राजनीतिक नेतृत्व कहीं भी किसी पार्टी का यदि इन व्यवस्थाओं के विपरीत जाता है तो सारा समाज खड़ा होना चाहिए, ये आशय है। तो आज के संदर्भ में मीडिया की भूमिका को आप मानते हैं कि इस तरह की अगर कोई देश पर आपत्ति आती है तो मीडिया उसके लिए तैयार है, और मीडिया इतना पावरफुल आज हो चुका है? लेकिन आज के संदर्भ में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अडवाणी जी का ही प्रसंग अगर ले तो उनकी बात को जिस तरह से मीडिया ने प्रचारित किया, उसको लेकर एक ऐसा भाव गया कि भाई वो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेकर बात कर रहे हैं और संघ उनसे सहमत नहीं है। तो आज मीडिया को कुल मिलाकर कैसे आप आंकेंगे? नहीं, मेरा तो ये विश्वास है कि मीडिया में और समाज में सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो और अच्छे हो सकते हैं उनकी गुंजाइश नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग और अच्छे हो सकते हैं ना। संघर्ष, अगर ऐसा कोई प्रसंग आया तो लोग संघर्ष करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। देश के अंदर की शक्ति बहुत अधिक है। नहीं तो इंदिरा जी ऐसे नहीं हार जाती, इंदिरा जी के खिलाफ समाज ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, लाखों लोग सत्याग्रह करके ऐसे नहीं जेल चले जाते। तो उस समय से और अधिक लोगों ने समझदारी दिखाने का इस समय मन बनाया है। 40 साल बाद लोग और अधिक सावधान हैं, सतर्क है। मुझको समाज पर बहुत विश्वास है। और आज तो सोशल मीडिया भी है जहां पर लोग एक मुहिम चला देते हैं। तो आपको लगता है कि लोग भी इसमें, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आपको लगता है आम लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए? मैं समझता हूं समाज पहले की तुलना में अधिक जागरूक, अधिक सामर्थ्यवान और अधिक सशक्त है। सोशल मीडिया है, नौजवान बच्चे सब जानते हैं ना, तुरंत विरोध व्यक्त करते हैं, और विरोध व्यक्त करने के लिए उनके हाथ में साधन है। अपने 10, 50, 100 मित्रों को बताता है ये गलत हो रहा है, बताता है ये ठीक हो रहा है, ये ऐसे ठीक हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा लोगों को आह्वान भी करता है। तो 75 जैसी स्थिति नहीं है दोबारा से वैसा और प्रसंग आने के लिए शासन के लोगों को बहुत बार सोचना पड़ेगा, संभव नहीं लगता हमको। लेकिन अगर राजनीतिक, आपने सामाजिक की हमने बात की, लोगों की बात करी, सामाजिक क्षेत्र की, अगर राजनीतिक इस वक्त व्यवस्था पर नजर डालें तो वहां अभी भी एक लगता है कि संख्या बल जो है वो सब कुछ डोमिनेट कर रहा है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए संसद की अगर बात करूं, लोकसभा में हमको एक तस्वीर दिखाई देती है क्योंकि वहां पर एनडीए का अपना संख्या बल है, वो जैसे चाहते हैं अपनी बात रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा में हम देखते हैं विपक्ष और कांग्रेस डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पर सरकार की हर चीज। तो लगता है राजनीतिक दृष्टि से आज भी संख्या बल जो है डोमिनेट कर रहा है। तो क्या ये व्यवस्था आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, डोमिनेट करना ये शब्द ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संख्या का महत्व तो है। जिनकी संख्या अधिक रहेगी वे लोग अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे ना। लेकिन डोमिनेट करने का क्या मतलब है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में अल्पमत भी है तो वो उनको जो उचित लगेगा उसका समर्थन करेंगे, उचित नहीं लगेगा तो उसका विरोध करेंगे भी, इसकी छूट उनको है। तो डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं है उनकी आवाज बंद कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपना अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है, लोग करते हैं। लेकिन संख्या बल के अनुसार से ही तो लोग सत्ता चलाएंगे, शासन कैसे करेंगे? संख्या बल तो आवश्यक है उसके लिए। संख्या बल पे लोग कहते हैं कि संख्या बल के आधार पर इंदिरा जी ने इस तरह का कदम उठा लिया था। इंदिरा जी ने संख्या बल के आधार पर नहीं उठाया, अलोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उठाया। वो तो चुनाव हार गई थी ना। नैतिक जिम्मेदारी उनकी ये थी कि वे त्यागपत्र देती, इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने जब उनका चुनाव निरस्त घोषित कर दिया और कहा कि नहीं, आपने जिन साधनों से चुनाव जीता है वे साधन असंवैधानिक थे, आपने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, आपका चुनाव निरस्त किया जाता है, उनको दोबारा चुनाव में आना था, या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था चुनाव के लड़ने के लिए, तो उस प्रतिबंध का सामना करना था। वो नहीं किया उन्होंने अलोकतांत्रिक पद्धति अपनाकर संविधान में संशोधन शुरू करने प्रारंभ किए। ये ठीक नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे विषय से आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। संघ से जुड़े अन्य विषयों पर भी मैं आपसे जरूर आपके विचार जानना चाहूंगा। एक बात ये आती है, क्योंकि आप एक तरह से समन्वय का काम देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। एक साल अभी सरकार को हुआ, जो एनडीए की सरकार आई, कुल मिलाकर इस एक साल के सरकार के कामकाज को कैसे आप आंकते हैं? मैं समझता हूं कि अभी पूरे आकलन के लिए समय अभी थोड़ा कम है, लेकिन जैसा जनता ने अपना मत व्यक्त किया है बहुमत दे करके, तो उस पर उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया है और जनता में एक बार को एक नया विश्वास भी गया है कि प्रामाणिकता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ कुछ लोग शासन चलाने के लिए सामने आ सकते हैं। जो सारे समाज में एक लंबे समय से ऐसा लगता था कि राजनीति में प्रामाणिकता का कोई महत्व ही नहीं बचा है क्या, जो राजनीतिक दलों में काम करने वाले लोगों के प्रति लोगों का देखने का दृष्टिकोण जो बदल गया था, वो फिर से बदल रहा है ना। लेकिन देश बहुत बड़ा है, जो योजनाएं बनेंगी उनका कैसे बदल रहा है जब आप कहते हैं तो? नहीं, देश बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, और जो योजनाएं बनेंगी, जो उन्होंने कार्यशैली प्रारंभ की है, जिस पद्धति से वे काम कर रहे हैं, परिणाम आने में थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन उसके चिन्ह तो दिख रहे हैं। लोगों का विश्वास जगा है, लोग हिम्मत से खड़े हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि हाँ परिवर्तन आएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको लगता है सरकार, मैं समझता हूं कोई ऐसा कारण नहीं है कि अविश्वास हो। पुरानी सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस आते थे, हर साल 4-5 कांड अच्छे खुल जाते थे, ऐसा तो कोई नहीं दिखता ना। और मैं समझता हूं कि इस सरकार में और सब प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं, किसी को उंगली उठाने तक का भी मौका किसी को नहीं मिल रहा है। लोग उंगलियां तब उठाते हैं डॉक्टर साहब जब लोग कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जो है विकास के रास्ते पे जाना चाहती है, लेकिन संघ जो है वो कुछ अपने एजेंडे लाना चाहता है। कि बार बार बयान आ जाता है, कभी गांधी जी की हत्या को लेकर बयान उठता है, कभी कोई और घर वापसी जैसे मुद्दों पर बयान उठता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई संघ और उसके अनुषांगिक संगठन जो है वो सरकार को काम नहीं करने दे रहे। नहीं, हमारा ऐसा कोई विरोध नहीं है, वो सरकार अच्छे से काम कर रही है और ऐसा कोई संघ का अलग से कोई एजेंडा ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, सरकार के अच्छे इश्यूज हैं और अच्छे से उन्होंने सारे देश में एक विश्वास बना करके और पहल की है। पहली बार लग रहा है नौजवानों में उत्साह है, उद्योगपतियों में उत्साह है, सब में उत्साह है। नहीं, पर गांधी हत्या को लेकर नाथूराम गोडसे को लेकर कुछ बयान आया था, वो है कि भाई संघ के ऊपर फिर उंगलियां लोग उठाते हैं, लोग कहते हैं 1948 से उठा रहे हैं। आपको मालूम है संघ को नष्ट करने की कोशिश जो की है ना, ये तो आप देख रहे हैं ना। गांधी हत्या में लगभग 77,000 लोग जेल में बंद थे 302 के आरोप में, लेकिन जो न्यायालय ने निर्णय दिया, जस्टिस आत्माचरण जी थे उसमें, तो संघ का तो दूर दूर तक कोई हाथ नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा। बाद में 3 जजेस की और बेंच बनी, उस 3 जजेस की बेंच ने भी निर्णय ये दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी हत्या में दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। फिर भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई। 16 साल बाद, मैं समझता हूं 1966 में शायद, फिर कपूर कमीशन बनाया, फिर खोज के निकालो संघ का कुछ हाथ हो सकता है क्या। कपूर कमीशन ने कहा नहीं भाई, सारी बातें हमने खोजी है, देखी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ गांधी हत्या में नहीं है। स्वयं द्वारिका प्रसाद मिश्र तो स्वयं कांग्रेस के ही थे, उन्होंने भी पुस्तक लिखी, उन्होंने भी कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ तो इसमें नहीं है। जो गृह मंत्रालय के सचिव थे बनर्जी साहब, उन्होंने भी अपनी सैकड़ों गवाहियों में कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं जवाहरलाल जी को कहा है, मैंने सारी छानबीन की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ गांधी हत्या में दूर दूर तक नहीं है। इतने प्रमाण होने के बाद भी बार बार वही आरोप लगाना, ये तो असंवैधानिक है। तो आज भी क्यों राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह आज भी सीताराम केसरी जी ने आरोप लगाया था
उनको कोर्ट ने बुलाया, क्या बात है, वो जवाब दे नहीं सके। बाद में दिग्विजय जी ने भी आरोप लगाया, उनको कोर्ट ने बुलाया तो बात बदल गए, नहीं 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 ऐसा हमारा कहना नहीं है। अब सीधा आरोप नहीं लगाते, अब हिम्मत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, संघ की अगर बात करें तो इस वक्त हमने इस साल देखा कि जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी तो संघ ने काफी बड़े पैमाने पर उसको एक तरह से पूरे देश भर में मनाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब एनडीए की सरकार है और संघ भी इस वक्त जो है सामाजिक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपना फैलाव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह की चीज कर रहा है। कैसे देखेंगे आप? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले दिन से मत है कि जातिगत भेदभाव नहीं मानना चाहिए। हमारा विश्वास ही नहीं है कोई जाति ऊंची हो कोई जाति नीची होती है, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। गलत है ये बात, सब जातियां समान है। संघ ने पहले दिन से ही अपने स्वयंसेवकों के बीच में जाति का कोई विचार ही नहीं किया। जातिगत भेदभाव अपने देश में हिंदू समाज के लिए भी एक कलंक के रूप में भेदभाव नहीं करना। और इसलिए अंबेडकर जी ने इस भेदभाव के विरोध में एक लंबा संघर्ष किया है। एक ऐसे समाज को, जिस समाज को वाणी नहीं थी, उस समाज को एक वाणी दी है, उस समाज का नेतृत्व किया है। जिनको अधिकार नहीं उनको अधिकार दिया है, इसलिए वे सम्माननीय व्यक्ति हैं। नहीं, पर लोग कह रहे हैं अंबेडकर जी अचानक प्रिय हो गए। नहीं, उनका 125वां जन्मदिन था, इसलिए यह वर्ष ऐसा है जिस पर हम चाहते हैं कि अंबेडकर जी को लोग एक समग्रता से जाने तो सही। अंबेडकर जी का संघर्ष जातिगत वैमनस्य, जातिगत द्वेष के विरोध में तो है, लेकिन समाज जीवन में और भी बहुत से मुद्दे उनके हैं, लोग नहीं जानते। ये बड़े आर्थिक जगत के मान्य व्यक्ति थे। उनकी 4 बड़ी डिग्रीज जो है, उपाधियां, वे आर्थिक जगत की है। वो MA, MSc, PhD, DSc, चारों डिग्री विदेश से लेकर के आए थे। चारों आर्थिक जगत की डिग्री है। लोग जानते हैं इस बारे में? लोग नहीं जानते। वे श्रम मंत्री थे, उन्होंने श्रमिक क्षेत्र में बहुत सारे सुझाव दिए, उनको पालन कराया, श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए। लोग जानते हैं? लोग नहीं जानते। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के विरोध में वे खड़े हुए। आर्य लोग बाहर से आए थे, यहां करके लोगों को उन्होंने दास बनाया। ये जो सिद्धांत अंग्रेजों ने इस देश में फैलाया, उसका उन्होंने विरोध किया। नहीं, मैं इसके खिलाफ हूं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये गलत है, ये भ्रामक है, ये जानबूझ करके फैलाया गया ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। लोग जानते हैं क्या इसके बारे में? लोग नहीं जानते। विदेश नीति के बारे में उन्होंने बोला। तो मेरा कहना यह है, अंबेडकर जी के 125वें जन्मदिन पर इस वर्ष में लोग अंबेडकर जी को थोड़ा समग्रता से जाने। तो अंबेडकर जी के विचारों को आप बढ़ाएंगे, संघ बढ़ाएगी? क्योंकि लोग संघ पर आरोप लगाते हैं, आखिरी बात में कि लोग संघ पर आरोप लगाते भी, वो तो ब्राह्मणवादी संस्था है, तो अंबेडकर जी के विचारों को कैसे आगे बढ़ाएगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे समाज को लेकर के चलता है, सारे समाज को। कोई समाज में एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सारे समाज को, बिल्कुल सबसे दूर जो झोपड़ी में रहता है वो से लेकर के और बड़े से बड़े महल में रहने वाला व्यक्ति, सब समाज के ही अंग है। ये संघ का पहला सिद्धांत है। इसलिए हम लोग कोई गरीब वर्ग को आज लेकर के चल, ऐसा नहीं है। सारे समाज में कोई भी जाति का, कोई भी भाषा का, कोई भी आर्थिक स्तर का व्यक्ति वो समाज का सम्मानित व्यक्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मन यही है, ये उसकी धारणा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, हमसे बात करना। धन्यवाद।